आप लोगों का पुनः स्वागत है। आज हम जो पूर्व में के वीडियो में हमने जो ह्यूमन ज्योग्राफी की कुछ थॉट्स हैं उनके ऊपर चर्चा शुरू की थी और उसमें हमने जो निश्चयवाद की अवधारणा थी, पर्यावरणवाद या हम ये कहें कि डिटर्मिनिज्म की बात करें या एनवायरमेंटलिज्म की बात करें, उनके ऊपर हमने पूर्व के वीडियो में चर्चा की थी। और निश्चयवाद की जो अवधारणा प्रकृति को सर्वोपरि मानती है और मनुष्य को मात्र एक एजेंट के रूप में स्वीकार करती है, उसकी जो सक्रिय जो भूमिका होती है उसको वो नकारती है, जिसकी आलोचना चाहे टैथम हो, स्पैट हो या हार्टशॉन है, उन्होंने की, जिसकी चर्चा हमने पूर्व में आप लोगों से की। ये जो मैन एंड एनवायरनमेंट के बीच में जो ये इंटर रिलेशनशिप है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए डिटर्मिनिज्म को जब क्रिटिसाइज किया गया तो उसके बाद एक जो नवीन अवधारणा निकल कर आई, या हम ये कहें कि जहां डिटर्मिनिज्म के ऊपर जर्मन जो भूगोलवेत्ता थे उनका जोर रहा, वहीं जो फ्रांसीसी जो भूगोलवेत्ता थे उन्होंने उस निश्चयवाद की जो अवधारणा थी उसको अस्वीकार किया और मानव और वातावरण या मैन एंड एनवायरनमेंट के जो इंटर रिलेशनशिप है उसमें मनुष्य की भूमिका को इन्होंने अधिक स्वीकार किया, उसके ऊपर जोर दिया। और उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से तकनीक का व्यक्ति के इंटेलेक्चुअल लेवल का विकास हुआ, वैसे वैसे मनुष्य या मानव एक प्रकृति का एजेंट नहीं रहा, बल्कि एक सक्रिय कारक के रूप में उसने मानव और वातावरण के संबंधों में अपनी भूमिका को निभाया, या ये कहें कि उसने अपने आवश्यकताओं के अनुसार प्रकृति में परिवर्तन करने की कोशिश की, प्रकृति को अपने अनुकूलन में स्थापित करने की कोशिश की। इस तरह के जो विचार थे निश्चयवाद की आलोचना के रूप में निकल कर आए और एक नवीन अवधारणा जो मैन एंड एनवायरनमेंट के जो इंटर रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करने के लिए आई, उसको हम पॉसिबिलिज्म या संभववाद के नाम से जानते हैं। अगर हम शब्द की बात करें या संभववाद या पॉसिबिलिज्म जब शब्द की बात करते हैं तो सबसे पहले इसका जो प्रयोग था वो लुशियन फेवरे के द्वारा किया गया, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन जिस तरह से आलोचना टेथम के द्वारा की गई, वो इस निश्चयवाद को नकार कर संभववाद की अवधारणा को स्वीकार करने की या संभववाद की अवधारणा को एक्सप्लेन करने के अंदर उसका टेथम का महत्वपूर्ण योगदान रहा। यहाँ हम कुछ जो विद्वान जिन्होंने एक तरह से पॉसिबिलिज्म का सपोर्ट किया और उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, उसमें सबसे पहले अगर हम बात करें पीटर हेगेट की, तो इन्होंने ये कहा कि निश्चयवाद जो होता है उसके विपरीत में, जहां निश्चयवाद में पर्यावरण को सर्वोपरि माना गया, यहाँ संभववाद की जब बात की जाती है पीटर हेगेट के द्वारा, तो ये मनुष्य को एक सक्रिय कारक के रूप में देखते हैं और ये कहते हैं कि प्रकृति मनुष्य को विकल्प देती है और उन विकल्पों में चयन की जो स्वतंत्रता जो होती है, जो फ्रीडम होता है, वो व्यक्ति के पास होता है और व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता के अनुसार या उसके दक्षता के लेवल, उसके कौशल का स्तर, स्किल का जो लेवल होता है, उसके अनुसार वो उन विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प का या विकल्प का चयन करने का प्रयास करता है। जैसा यहाँ कहा भी है कि पॉसिबिलिज्म इन कॉन्ट्रैक्ट टू एनवायरमेंटलिज्म stresses the freedom of man to choose alternative pattern of behavior despite geography location। तो यहाँ पीटर हेगेट बिल्कुल एक निश्चयवाद की जो अवधारणा है उसको नकार कर एक संभववाद या व्यक्ति की जो भूमिका है, व्यक्ति की जो चूज करने की या चयन करने की जो क्षमताएं हैं, उसकी जो स्वतंत्रता है, फ्रीडम है, उसके ऊपर बल देते हैं।
जैसे कि हमने कहा, लूशियन फेवरे की हमने बात की। इनकी जो बुक थी उसका नाम था ज्योग्राफिका इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री, ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री। इस तरह के जो सवाल हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि लूशियन फेवरे की पुस्तक का नाम क्या था, ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री था। जैसे हमने बताया कि संभववाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग इन्होंने किया, और इन्होंने भी जो मनुष्य की जो भूमिका है उसको स्वीकार करते हुए एज ए एक्टिव एजेंट के रूप में उसको एक्सप्लेन करने का काम किया। इन्होंने कहा कि मैन इज ए ज्योग्राफिकल एजेंट एंड नॉट द लिस्ट, मतलब वो एक कारक है, एक एक्टिव फैक्टर है। ही एवरीवेयर contributes his share towards investigating the psychonomy of the earth with those changing expressions which is the special charge of geographic studying। जब हम ज्योग्राफी का अध्ययन की जब हम बात करते हैं, ज्योग्राफिकल स्टडी की बात करते हैं, तो वो मनुष्य की जो भूमिका है उसका जो रोल, वो एक एक्टिव एजेंट के रूप में जो काम करता है, वो अपने हिसाब से यहाँ पृथ्वी के धरातल पर प्रकृति द्वारा प्रदत्त चीजों के अंदर जो परिवर्तन करता है उसको स्वीकार करने की बात करता है। यहाँ आगे लूशियन फेवरे फिर कहता है कि देयर आर नो नेसेसिटीज, यहाँ कुछ भी अनिवार्यता नहीं है, बट एवरीवेयर पॉसिबिलिटीज एंड द मैन एज द मास्टर ऑफ दिस पॉसिबिलिटीज द जज ऑफ देयर यूजेज। यानी वो मनुष्य जो है उसके लिए यहाँ अनिवार्यता ही नहीं है। मनुष्य जो है, जो संभावनाएं हैं उन संभावनाओं में को चूज करने का जो है एक स्वतंत्र स्वामी होता है, और उसके प्रयोग में, उसको स्वीकार करने में है या विकल्पों के चयन में उसका जो निर्णय होता है मनुष्य का, वो सर्वोपरि होता है। तो यहाँ इन्होंने प्रकृति के स्थान पर मनुष्य के महत्व को स्वीकार किया। इसी तरह विडाल डी ब्लास की बात करें तो अगर पॉसिबिलिज्म के अंदर अगर हम सबसे बड़ा अगर योगदान की बात जब हम करते हैं तो विडाल डी ब्लास का नाम आता है। इनकी जो बुक थी बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ ज्योग्राफी का ह्यूमनी था, जिसको ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया गया प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। और इन्होंने यही बात की कि भौगोलिक एकता के सिद्धांत के अतिरिक्त मनुष्य को एक सक्रिय भौगोलिक कारक के रूप में इन्होंने स्वीकार किया, और इन्होंने कहा कि मानव के लिए जो विकल्प होती हैं, जो चॉइस होती है तथा क्रिया एक्टिविटी को इन्होंने महत्वपूर्ण माना, कि मनुष्य उन विकल्पों के अंदर जो चयन करने की जो उसकी स्वतंत्रता है, उसका जो एक्शन करने का जो काम वो करता है, उसको यहाँ इन्होंने महत्वपूर्ण माना। और उन्होंने कहा कि मनुष्य स्वयं समस्या और उसका हल दोनों का सॉल्यूशन वो कर सकता है, कि समस्या को आइडेंटिफाई करना और हाउ किस तरह से हम उसका सॉल्यूशन करें, ये सब मनुष्य के अंदर निहित होता है। जो प्रकृति होती है वो एक उसके लिए एक मार्गदर्शक का काम करती है, इससे ज्यादा अधिक नहीं होती है। उन्होंने फिर आगे ब्लास ने कहा कि मानव जो है, मानव का विकल्प मानव समूह के मानसिक, सामाजिक और प्रारूप या टेक्नोलॉजी के स्तर पर निर्भर करता है। यानी विडाल डी ब्लास ने पूर्व के अंदर जो विद्वानों ने जो बात रखी उससे थोड़ा आगे बढ़ के जो तकनीक का विकास हुआ, जो बौद्धिकता का विकास हुआ, उसके अनुसार जो व्यक्ति के द्वारा जो चयन करने का जो आधार होता है वो ज्यादा व्यापक होता है, और इसके ऊपर निर्भर करता है कि मनुष्य और प्रकृति के संबंधों में मनुष्य के द्वारा प्रकृति में परिवर्तन करने की जो क्षमताएं हैं वो उस टेक्नोलॉजी के ऊपर, उसके इंटेलेक्चुअल लेवल के ऊपर डिपेंड करती हैं। ये बात यहाँ विडाल डी ब्लास ने कहा, और उन्होंने ये साफ कहा कि प्रकृति एक एडवाइजर से ज्यादा कुछ भी नहीं है, लेकिन मनुष्य जो है अपने निर्णय को करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होता है। नेचर इज नेवर मोर देन एन एडवाइजर। तो ये बात विडाल डी ब्लास ने पॉसिबिलिज्म या संभववाद की जो संकल्पना थी उसको समझाने के संदर्भ में की। जीन ब्रून्स जो थे वो भी संभववाद के समर्थक थे। उन्होंने अपनी ज्योग्राफी ह्यूमनी, जिसको ट्रांसलेशन ह्यूमन ज्योग्राफी के रूप में कहा गया, जो इनकी पुस्तक थी, और उन्होंने इसके अंदर साफ कहा कि मनुष्य एक इस तरह का एक निष्क्रिय एजेंट नहीं है, एक सक्रिय एजेंट के रूप में काम करता है। प्रकृति द्वारा जो चीजें नियंत्रित की जाती है वो उस तरह से मनुष्य कोई उसको चुपचाप या एक तरह से इनएक्टिव होके उसको स्वीकार नहीं करता, एक्सेप्ट नहीं करता, बल्कि उसको अंदर अपनी आवश्यकताओं के अनुसार, उसकी अपनी क्रियाशीलता के अनुसार उसमें चेंज करने का कोशिश वो जो मनुष्य के द्वारा
किया जाता है। तो संभववाद के समर्थन में जीन ब्रूंज ने इस तरह के विचार दिए। आगे फिर उन्होंने कहा कि प्राकृतिक पर्यावरण द्वारा कुछ सीमाएं निश्चित की जाती है, लेकिन इन सीमाओं को लांघना जो है वो मनुष्य की अपनी तकनीकी दक्षता, उसकी बौद्धिकता, उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी जीन ब्रूंज जो है कुछ लिमिटेशंस को प्रकृति के द्वारा जो नियंत्रण किया जाया है उसको पूर्णतः उन्होंने अस्वीकार नहीं किया। उन्होंने ये साफ कहा कि इन सीमाओं को पूर्णतः लांघा नहीं जा सकता, लेकिन मनुष्य के द्वारा एक एक्टिव एजेंट के रूप में अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, किया जाता है। तो कहीं न कहीं यहाँ इन्होंने थोड़ा सा जो मानव और पर्यावरण के संबंधों में जो पर्यावरण की जो भूमिका है उसको भी कुछ स्तर पर इन्होंने जो है अपने विचारों में स्वीकार किया। डिमोंजिया की अगर बात करें तो यहाँ जब हम बात करते हैं तो इन्होंने ये कहा कि उर्वरक जो मिट्टी होती है तब अच्छी नहीं की जा सकती जब तक कि उसमें मनुष्य के द्वारा जो टेक्नोलॉजी या जो शक्ति है, जो पावर की जब हम बात करते हैं, उसमें इरिगेशन हो सकता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है। यहाँ बड़ा अच्छे से डिमोंजिया ने एक्सप्लेन किया। नो डाउट जो प्रकृति के द्वारा जो आपके अनुकूल जो जलवायु भी होती है, उस जलवायु के हिसाब से किसी भी क्षेत्र के अंदर जो मृदा होती है वो निर्धारित होती है। मृदा के अंदर उर्वरक क्षमताएं भी होती हैं, लेकिन उस उर्वरक क्षमता को और बेहतर बनाया जा सकता है। उस सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी होती है, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दो अलग अलग चीजें होती हैं, लेकिन उसकी प्रोडक्टिविटी यानी उस प्रति इकाई क्षेत्र के अंदर जो भी फसल का हम उत्पादन कर रहे हैं उसकी उत्पादकता को या एक प्रति हेक्टेयर क्षेत्र के अंदर उत्पादन को किस तरह बढ़ाया जा सकता है, उसके लिए इन्होंने जो टेक्निक होती है उसके ऊपर जोर दिया। अगर हम समझना चाहें तो जैसे भारत के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें, सॉइल वही थी, आपके पास पानी था, लेकिन उस पानी को यानी आपको एक जो हाइब्रिड सीड्स आपको प्रोवाइड किए गए, आपको फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड कराए गए और जो मशीनरी जो थी उसको प्रोवाइड करवाया गया, तो उसी मृदा के अंदर जो उत्पादन था, उस मिट्टी के द्वारा जो उत्पादन की जो उत्पादकता की जो क्षमताएं थी उसको हमने इंक्रीज किया। तो इन्होंने मनुष्य की भूमिका को स्वीकार करते हुए वो अपने तकनीकी ज्ञान से उस प्रकृति में परिवर्तन करके एक नेचुरल जो चीज होती है उसके अंदर भी परिवर्तन कर सकता है। ये डिपेंड करता है कि उसका तकनीकी ज्ञान, उसका जो शक्ति का जो लेवल है किस स्तर पर है। इस तरह की जो चीजें हैं डिमोंजिया ने संभववाद या पॉसिबिलिज्म के सपोर्ट में कही। इसी तरह के जो विचार थे ईसा बोमेन के द्वारा भी किए गए पॉसिबिलिज्म के सपोर्ट के अंदर। इनकी जो बुक थी उसका नाम था ज्योग्राफी एंड द सोशल साइंस, और इन्होंने ये साफ कहा कि ज्योग्राफिकल एलिमेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट आर फिक्स्ड ओनली इन द नैरो एंड स्पेशल सेंस ऑफ द वर्ड। यानी यहाँ प्रकृति के जो फैक्टर्स हैं, एलिमेंट्स है, वो पूरे एक बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव के अंदर हम उसको स्वीकार नहीं करते, बल्कि एक संकुचित या एक विशिष्ट क्षेत्र तक ही वो स्थिर होते हैं। इस तरह की जो बात है ईसा बोमन के द्वारा कही गई। और उन्होंने कहा द मोमेंट वी गिव द ह्यूमन एसोसिएशन दे आर एज द चेंजफुल एज ह्यूमैनिटी इटसेल्फ। यानी जैसे ही मानव के संपर्क में चीजें आती है, मानव जो है अपनी आवश्यकताओं के अनुसार, अपनी क्षमताओं के अनुसार उसमें परिवर्तन करने की उसकी अपनी एक क्षमताएं होती हैं। यानी मनुष्य की भूमिका को प्रकृति के ऊपर रखा गया और मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उसमें परिवर्तन कर सकता है। तो इस तरह से अलग अलग जो विद्वानों ने अपनी पुस्तकों में जो पॉसिबिलिज्म या संभववाद के संदर्भ में अपने विचार दिए, निश्चित रूप से कोई भी जो अवधारणा होती है, कोई भी जो थॉट होती है, अगर वो अतिरेक होती है, उसके अंदर इस तरह की बात की जाती है कि मानव और पर्यावरण के संबंधों की जब हम बात करते हैं तो वहाँ ऐसा नहीं हो सकता कि मनुष्य एक निष्क्रिय प्राणी के रूप में काम करता है। क्योंकि जब हम ज्योग्राफी की बात करते हैं, जब हम परिभाषाओं की बात करते हैं, तो मानव और वातावरण, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड एनवायरमेंट के जब रिलेशन स्टडी जब हम करते हैं तो दोनों ही जो कारक हैं वो अपनी एक भूमिका को सुनिश्चित करते हैं। जब मानव आदि जीवन जी रहा था, उसका जो तकनीकी ज्ञान था, बौद्धिक जो ज्ञान था बहुत कम था, उसकी जो क्षमताएं थी वो बहुत सीमित थी, उसकी आवश्यकताएं सीमित थी, तो उस समय उसके ऊपर प्रकृति का जो नियंत्रण था ज़्यादा रहा। लेकिन
अगर हम बात करें औद्योगिक क्रांति की बात करें, तकनीकी ज्ञान का जो विकास हुआ, जो एक वैज्ञानिक जो डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद मनुष्य की जो अपनी क्षमताएं थी उसमें वृद्धि हुई और मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के अनुसार प्रकृति में परिवर्तन करने में सक्षम हुआ। तब इस निश्चयवाद की अवधारणा को कहीं न कहीं जो संभववाद है अपने तर्कों से उसको ऐसा अस्वीकार करने की बात यहाँ पर करता है। लेकिन फिर भी अगर आप आज बात करें तो पॉसिबिलिज्म की अगर हम बात करें तो जो पहाड़ों को काट लेना, उन वहाँ पर एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर लेना, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को निर्माण कर लेना, या स्पेस के अंदर जो मनुष्य की जो कल्पना रही थी उसको वास्तविकता में स्वीकार कर लेना, तो ये मनुष्य की जो तकनीकी ज्ञान और कौशल है उसको निश्चित रूप से बताता है और मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के अनुसार प्रकृति में परिवर्तन करने की स्थिति में आ गया है। अगर हम देखें जो टेम्परेट जो रीजन्स, अपर जो एरियाज हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, वहाँ पर ग्रीन हाउस बनाकर वहाँ पे एग्रीकल्चर या जो प्लांट्स है उनका डेवलपमेंट भी मनुष्य ने अपने तकनीकी ज्ञान के द्वारा संभव बनाया है। तो यहाँ मनुष्य एक प्रकृति का एक निष्क्रिय कारक नहीं है, वह प्रकृति के अंदर अपनी आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन करने में सक्षम है। तो इस तरह से कहीं न कहीं जो निश्चयवाद पर्यावरण को सर्वोपरि मानती है, वहीं संभववाद की जो अवधारणा है वो मनुष्य की जो भूमिका है उसको अधिक महत्व देती है। लेकिन यहाँ जब हम अगर दोनों का अगर हम अध्ययन करें तो जिस तरह से टैथम ने या हम कहें हार्टशॉन ने या स्पेट ने निश्चयवाद की आलोचना की, ठीक उसी तरह से आने वाले समय के अंदर चाहे वो ग्रिफिथ टेलर हो, उन्होंने इस पॉसिबिलिज्म की जो अवधारणा है उसको उन्होंने आलोचना की और ये कहा कि प्रकृति और मनुष्य के बीच में एक संतुलन की जो स्थिति है वो हमें देखने को मिलती है। हम पूर्णतः प्रकृति को सर्वोपरि नहीं मान सकती और पूर्णतः हम जो है मनुष्य की जो भूमिका है उसको सुनिश्चित नहीं कर सकते। दोनों में बैलेंस की स्थिति हमें देखने को मिलती है। आगे की वीडियो में हम इन दोनों के जो निश्चयवाद यानी कि डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म की जो कॉन्सेप्ट है उसका एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे और आगे जो एक नवीन अवधारणा जो ग्रिफिथ टेलर के द्वारा दी गई, जिसको हम नियो डिटर्मिनिज्म कहते हैं, जिसको हम साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म कहते हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।